हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे। रिसेंटली मैं अभी आप सभी लर्नर्स को एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा था एनवायरमेंटल लॉ, और तभी मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने आपके साथ क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत लैंडमार्क केसेस को शेयर किया है। शायद ये सही मौका है आपके लिए उन केस लॉस को शेयर करने का जो ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि उसके साथ ही साथ एनवायरमेंटल लॉ से भी जुड़े हुए हैं। रीजन सर, बहुत सारे प्रीलिम्स के एग्जाम आ रहे हैं और इस वक्त ये केस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में ज्यादा कुछ खास नहीं, बस सिंपली एक ऐसा लैंडमार्क केस हम पढ़ के समझने वाले हैं जो आपके बहुत सारे डाउट्स को, कंफ्यूजन्स को और उसके साथ ही साथ आपकी बहुत सारी परेशानियों का सोल्यूशन बनेगा। हम आज जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है वेलोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक लैंडमार्क केस है 90s का। वेलोर, जैसा हमें पता है, वेलोर की एनआईटी बहुत पॉपुलर है, वेलोर शहर बहुत पॉपुलर है, ये केस भी वेलोर का बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इस केस का प्रॉपर साइटेशन क्या है? वेलोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये केस है। ये 3 जज जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसने इस फैसले को सुनाया और ये जजमेंट आया अप्रैल 7, 1996 में। यहां पे जो पिटीशन थी वो फाइल करी थी एक एनजीओ ने जिसका नाम था वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम, और जो रिस्पोंडेंट थी वो बट ऑफ कोर्स यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स थी। इस अदर्स में कौन कौन था? वो फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज थी जो इसमें रिस्पोंडेंट बनाई गई थी। अब ये पूरा का पूरा मामला क्या है सर? बेसिकली ये एक पीआईएल फाइल करी गई थी वेलोर सिटीजन फोरम के द्वारा एनवायरमेंटल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के परव्यू में। क्या रीजन था इसका? हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि 80s और 90s में हमारे देश में बहुत सारी चीजें बदल रही थी और उसी के साथ साथ ग्रो हो रहा था हमारे देश में एनवायरमेंटल लॉ। लोग इस बात की नीड को समझ रहे थे कि हमारे देश में एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए जो एनवायरमेंटल लॉ के डोमेन को कवर करे और उसके साथ ही साथ इस बात पे ध्यान दे कि हमारे देश में जो एनवायरमेंट है, इनफैक्ट जो ग्लोबली एनवायरमेंट है, उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। हमने 1970 से ये बात होते देखी कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आया, काइट्स आया, ऐसे बहुत सारी चेंज हुए, रियो डिक्लेरेशन हुआ जिसने बहुत सारे ग्लोबल चेंजेस लेके आए, बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेके आए, जिसके कारण आज शायद हम ये कह पा रहे हैं कि हमारे देश और हमारी दुनिया एक बहुत ही बेटर एनवायरनमेंट में है। उसी चीज के परव्यू में हर देश में कुछ ना कुछ चीजें बदल रही थी, लोग विजिलेंट हो रहे थे और उन्हीं में से एक पार्ट है ये वेलोर सिटीजन फोरम का केस। यहां पे मैटर क्या था? एक पीआईएल फाइल करी गई थी जो कि डील करती थी पोल्यूशन के मैटर को। ये पोल्यूशन जो कि हो रहा था टैनरीज से तमिलनाडु में। अब टैनरीज का मतलब क्या होता है? एनिमल स्किन। हमारे देश में लेदर के प्लांट्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन को निकाल के उसको ट्रीट किया जाता है और उसके बाद उससे कुछ फैंसी पर्सेस, बैग्स या लेदर के आइटम्स बनते हैं। उसी को हम टैनरी कहते हैं और इस टैनरी से बहुत सारा वेस्ट निकलता है जिसको ऑडली डंप किया जाता था वाटर बॉडीज में, और जो उस वाटर बॉडी को मैनिपुलेट करता था। तो बेसिकली इन टैनरीज के अगेंस्ट ये पूरा का पूरा मैटर था, जहां पे ये बोला गया कि ये क्या है? ये सर जो एक पलार रिवर है जो कि की वाटर सोर्स है वहां के लोकल्स के लिए, उसमें इस पूरे के पूरे गंदे पानी को डंप किया जा रहा है। इसके कारण क्या हुआ सर? 35,000 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जो था उसको अनफिट बोल दिया गया कि इसमें खेती हो ही नहीं सकती, और उसके साथ ही साथ 350 जो कि 467 में क्या थे सर? वेल्स थे, उनको केमिकली कंटामिनेटेड पाया गया। यानी कि 450 के आसपास वेल्स थे जिसमें से 350 वेल्स को बोल दिया गया कि इस कुएं का पानी खराब है। इसके बाद क्या होता है सर? 584 टोटल टैनरीज थी जिसमें से 443 जो है उन्होंने क्या किया था? ऑपरेशनल कंसेंट के बारे में बात करी थी, जिसने इंडिकेटेड दिखाया कि सर यहां पे बहुत सारी जो टैनरीज थी वो कंप्लाई नहीं कर रही थी जो प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर ऑर्डर्स हैं उसका, जिसके कारण वहां के लोगों को, लोकल रेसिडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। अब लीगल इशू क्या था? सीधी सी बात है, लीगल इशू यही था कि ये जो टैनरीज हैं क्या इनको अलाउ किया जाना चाहिए ऐसे प्रोसेस में कंप्लाई करने का, जिसकी वजह से हमारे देश में जो एनवायरनमेंट है उसका इतना स्ट्रॉन्ग डिग्रेडेशन हो रहा है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है सर? आर्ग्यूमेंट्स आते हैं पिटिशनर के साइड से भी, रिस्पोंडेंट के साइड से भी। पिटिशनर ने सबसे पहला तो आर्ग्यू ये किया कि सर जो एनवायरमेंटल हेल्थ है और जो हेल्थ हैजार्ड्स हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये जो अनट्रीटेड डिस्चार्ज है। अब आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। ये जो लेदर की फैक्ट्रीज होती हैं इनके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि ये जो नॉर्मल इनका वेस्ट तैयार हो रहा है उसको सीधे सीधे पानी में डंप कर दें, और दूसरा कि ये इस वेस्ट को पानी में डंप सीधे सीधे ना करें। तो क्या करें सर? ये एक सिंपल सा काम करें, ये इस पूरे के पूरे पानी को एक ट्रीटमेंट प्लांट में डालें जिससे ये पानी थोड़ा ठीक हो जाए, साफ हो जाए, और उसके बाद इसको पानी में डंप करें। ये चीज ज्यादा वैलिड है, लेकिन यहाँ पे ये टैनरीज ऐसा काम नहीं कर रही थी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? डिफरेंट एनजीओ से और लीगल बोर्ड से रिपोर्ट्स दिखाई और दिखाया कि ये चीज कितनी ज्यादा गलत है, और उसके साथ ही साथ इस बात पे एम्फेसाइज किया कि जितनी भी टैनरीज हैं वो फेलियर है, उनका कंप्लीट एब्सोल्यूट फेलियर है कि उन्होंने ये जो ईटीपी है जिसको हम
एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं उसको स्टैब्लिश नहीं किया है, जिसके कारण वो पानी को सही तरीके से ट्रीट करके फिर वाटर बॉडीज में डंप कर सकें। जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने क्लेम क्या किया, उन्होंने ये क्लेम किया कि वो जो टीडीएस की लिमिट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा सेट करी गई है वो अनरीजनेबल है, यानी कि वो पॉल्यूटेंट लेवल का जो लिमिट है जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उन टैनरीज के ऊपर लगाया था वो प्रैक्टिकली नहीं है, इसीलिए हम उसको कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि स्टेट बोर्ड्स के द्वारा इस तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं है, और तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि सर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को नीरी के पास एक बॉडी है उसके पास रेफर किया जिसने इस मैटर पे अपने क्लैरिफिकेशंस दिए। अब इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद जो है जजमेंट आता है। जो जजमेंट है सबसे पहले तो क्या किया जाता है, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात के लिए डायरेक्ट किया जाता है कि वो एक अथॉरिटी बनाए सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 में अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एक ऐसी अथॉरिटी जो ऐसी चीजों को मॉनिटर करे। उसके बाद दो प्रिंसिपल्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। सबसे पहले पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, हमने इसके बारे में एनवायरमेंटल लॉ में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब कभी भी कोई एक व्यक्ति जो किसी पोल्यूशन के पीछे होता है, यानी कि वो व्यक्ति जो कि पोल्यूटर है, वहां पे ना सिर्फ उसको कंपनसेट करना पड़ेगा उसको जिसको उस पोल्यूशन से क्या हुआ है हार्म पहुंचा है, बल्कि उसके साथ ही साथ उसको क्या करना पड़ेगा सर, उसको उस चीज को वापस रीइंस्टेट करने के लिए ओरिजिनल कंडीशन में जो भी एफर्ट लगे वो लगाना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी अप्लाई किया गया। यहां पे ईच पोल्यूटिंग टैनरी, जितनी भी टैनरीज थी जिनके ऊपर ये बात की क्लेम हुआ कि उन्होंने पोल्यूशन किया है, उन सबको 10,000 रुपए तक का फाइन और कंपनसेशन देने का घोषणा करी गई। उसके साथ ही साथ ये जो एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन है उसके लिए भी इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया। जितने भी टैनरीज थी जिनको नेसेसरी अप्रूवल नहीं मिले थे उनको बंद करवा दिया गया, और उसके साथ ही साथ ये बोला गया कि जितनी भी टैनरीज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो पानी को डिस्चार्ज कर सकती हैं वाटर बॉडीज में। उसके साथ ही साथ कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लान्स भी लगाने की बात हुई, और उसके साथ ही साथ एक ग्रीन बेंच डायरेक्टेड द मद्रास हाई कोर्ट टू सेट अप अ स्पेशल ग्रीन बेंच फॉर एनवायरनमेंट। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को यह भी बोला कि तुम एक ग्रीन बेंच को स्टैब्लिश करो जो इस टाइप के पर्टिकुलर मैटर्स को देखेगी, और तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला गया कि वो 50,000 रुपए एमसी मेहता साहब को पे करें जिनके लिए वो लीगल कॉस्टिंग आई है। अब इसमें लीगल प्रिंसिपल्स क्या क्या लगे थे सर, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जब कभी भी कोई सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज का थ्रेट होता है तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा जो है क्या करना है, रीजन को अप्लाई करना है, ऐसी रीजनिंग को अप्लाई करना है जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सकें। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो पोल्यूटर होता है उसी को ना केवल कंपनसेट करना होता है बल्कि उसको रीइंस्टेट करने की कॉस्टिंग को अफोर्ड करना होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंडिया के सबसे पहले केसेस में से एक है जिसने पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के ऊपर काम किया था, और उसने एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस को हमारे देश में स्ट्रॉन्ग किया था। तो एक छोटा सा सिंपल सा केस जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही काम का है, उसको मैंने आपको यहाँ बड़े ही सिंपल तरीके से समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को जरूर फॉलो कीजिएगा। मनदीप जी वेरी गुड इवनिंग। और उसके साथ ही साथ जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी आपके लिए एक ऐसा ऑफर लेके आया है जो आप ना सिर्फ रिजेक्ट नहीं कर सकते बल्कि उसके साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये ऑफर जो कि पहले भी आपके लिए था लेकिन अब आपके लिए वापस आपकी डिमांड पे लाया गया है। हम आपको दे रहे हैं फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन हमारे सभी जुडिशरी कोर्सेज में, यानी कि 28,499 जो कि ऑलरेडी बहुत लोवेस्ट प्राइस है हमारे 1 साल के जुडिशरी सब्सक्रिप्शन के लिए, उसमें आपको 1 साल और मिल रहा है, यानी कि टोटल 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन। उसके साथ ही साथ आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ इस अमाउंट को पे करके पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा, किसी एक बैच का नहीं। और इसके लिए आप मेरा कोड PS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जुडिशरी आइकॉनिक प्रो, अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो अपने फेवरेट एजुकेटर को, जो कि यहाँ पे आप फोटोज में देख सकते हैं, उनमें से किसी को भी अपना पर्सनल मेंटोर बनाना चाहते हैं तो अब आप जुडिशरी आइकॉनिक प्रो के थ्रू वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मुझे अपना मेंटोर बनाया तो मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स देता हूं, जैसे प्रैक्टिस सपोर्ट, उसके साथ ही साथ सेमेस्टर सपोर्ट। अगर आप जुडिशरी की गाइडेंस चाहते हैं तो वो तो एनॉर्मस है, और उसके साथ ही साथ जुडिशरी के अलावा जो दूसरे लॉ एग्जाम्स हैं उसका भी मैं सपोर्ट आपको देता हूं। एंड नाउ एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट। अनअकैडमी का जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जून 8 को शाम को 5 बजे। इस टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कंप्लीट प्रीलिम्स पैटर्न में होगा, यानी कि जैसे जुडिशरी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है एग्जैक्टली वैसे ही। उसके साथ ही साथ
आप अगर इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको मिलता है 30,000 रुपए तक के नेट वर्थ के कैश वाउचर्स और उसके साथ ही साथ 100% तक की स्कॉलरशिप। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके इसको फॉलो करो, फ्री टेस्ट है, इसको अटेम्प्ट करना बिल्कुल मत भूलना। और आप में से वो सभी लर्नर्स जो 29 जून की तैयारी कर रहे हैं, गिन के हमारे पास कितने दिन बचे हैं सर, कितने दिन बचे हैं? मुश्किल से 27 दिन। इन 26-27 दिनों में अगर आप सच में गुजरात के प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस की एक एक्सपर्ट बैच लॉन्च कर दी है, जो कि ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लाइव है। मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉ, जीके, करंट अफेयर्स, सारी की सारी चीजें इंक्लूडिंग लैंग्वेज इसमें इंक्लूडेड है। तो इसको बिल्कुल मत मिस करिए, इसका लिंक नीचे है, जाइए, जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को शुरू कीजिए।